हाँ जी, फाउंडेशन के बच्चों, क्या आप ज्वाइन कर गए हो? चलो जी, तो आज से हम फाउंडेशन की रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं और आज जो हम सबसे पहले टॉपिक उठाने वाले हैं उसका नाम है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट से हम रिवीजन शुरू करेंगे ये वाली। एंड जो भी मुझसे पढ़े हुए हैं वो नोट्स अपने ओपन कर लीजिएगा, और जो मुझसे नहीं पढ़े हुए और वो जो ये क्लास देख रहे हैं वो अपना स्टडी मटेरियल ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। ये क्वेरी बड़ी प्यारी आई है, लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस कब करवाएंगे? जो टेस्ट हो रहे हैं वो क्या राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है? वो नालायक, लिखना है कुछ ना कुछ। जी, तो चलेगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंपनीज में सबसे पहले बेसिक ऑफ द कंपनी चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। लो जी, सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी का मतलब क्या होता है जी? कंपनी का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी का मतलब बताते हुए कहता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी हर वो कंपनी जिसका जो कि इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर इससे पिछले किसी भी कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है। इससे पिछला कंपनी एक्ट कौन था? कंपनी एक्ट 1956, यानी कि इससे पिछले किसी भी कंपनी एक्ट में भी अगर आप एस्टेब्लिश हुए हो तो भी आप क्या कहलाओगे? आप कंपनी कहलाओगे। क्या सेक्शन याद करना है? जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। आगे अगली बात, उसके बाद सवाल उठा कि ये एक्ट किस किस कंपनी पे लगता है, ये एक्ट कहाँ कहाँ लगता है। तो मैं कह सकता हूं द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, पहला, कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होगी उसके ऊपर, और साथ में ही किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में भी इस्टेब्लिश होगी तो उसके ऊपर भी एक्ट लगेगा। यस, उनके ऊपर भी एक्ट लगेगा। अगली बात, क्या इंश्योरेंस कंपनी पे भी एक्ट लगेगा? हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगेगा। नेक्स्ट, क्या बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी लगेगा? जी। फिर वो कंपनियां जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और सप्लाई में लगी हुई हैं उनके ऊपर भी लगेगा। जी। फिर उसके बाद कोई भी ऐसी कंपनी जो गवर्न की जाती है किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा, कोई भी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है उनके ऊपर भी एक्ट लगेगा। जी। फिर उसके बाद सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, फॉर एग्जांपल LIC। तो LIC ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब एक स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन है। क्या इसके ऊपर भी एक लगेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट उसके ऊपर भी कर दिया है। किसके ऊपर? बॉडी LIC के ऊपर। एक मिनट रुको, कुछ भाई प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस कम है भाई यार, वॉइस कम है क्या? चलें जी, अब आते हैं हम कंपनी के फीचर्स पर।
कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं कंपनी के। वो फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला फीचर होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई साहब, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि कंपनी अलग है, कंपनी को बनाने वाले अलग हैं। जैसे ही कंपनी का जन्म होता है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, यानी कि उसको जिन्होंने बनाया, जिन्होंने उसमें कैपिटल लगाई, मेंबर, वो अलग हैं। जिन्होंने उसे बनाया, प्रमोटर्स, वो अलग हैं। डायरेक्टर्स अलग हैं, परंतु कंपनी अलग है। यानी कि कंपनी के अलग होने का मतलब है कि कंपनी अपने नाम पर अपनी एसेट्स ले सकती है, कंपनी अपने नाम पर औरों को स्यू कर सकती है, और लोग कंपनी को उसके नाम पे स्यू कर सकते हैं। कंपनी एक बिल्कुल सेपरेट व्यक्ति कहलाती है, आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है इन द आईज ऑफ लॉ। कोई दिक्कत नहीं। दिस इज कॉल्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इंडिपेंडेंट होती है एंड सेपरेटेड होती है उसके मेंबर्स से। यानी कि मेंबर्स को कंपनी के कामों के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता, चाहे मेंबर्स कंपनी के सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द शेयर्स भी क्यों ना होल्ड करते हो, फिर भी उन्हें कंपनी के कामों के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। कंपनी एकदम सेपरेट लीगल पर्सन होती है इन द आईज ऑफ द लॉ। ठीक है। कंपनी की खुद की एसेट्स होती हैं, कंपनी की खुद की कैपिटल होती है, और कोई ये नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि इन कंपनी की एसेट्स का ओनर मैं हूं। जैसे कि एक बड़ा लैंडमार्क केस यहां पर सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, वो है मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। अब इस केस में हुआ क्या था? मकोरा में, मकोरा के पास लगभग कंपनी के सभी शेयर्स थे, किसी टिम्बर कंपनी के लगभग सभी के सभी शेयर्स थे। अब वही मकोरा ने क्या किया कि ये गया और किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास, लो जी, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी के पास गया और कहने लगा कि मेरी कंपनी के स्टॉक का ना इंश्योरेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों मेरे स्टॉक का इंश्योरेंस कर दो। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब इंश्योरेंस कंपनी वालों ने मकोरा से पूछा कि एक बात बताओ कि इंश्योरेंस किसके नाम पे करना है? तो मकोरा ने कहा क्योंकि मेरी कंपनी है और मेरे पास ही लगभग सारे शेयर्स हैं, तो फिर मेरे नाम पे ही करो ना। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमने तेरे नाम पे कर दिया। उन्होंने, भाई क्या कर सकते हैं, उन्होंने उसके नाम पे कर दिया। अब थोड़े टाइम बाद ही स्टॉक के अंदर आग लग गई। अब जब आग लगी तो फिर ये मकोरा पहुंचा फिर इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास कि इंश्योरेंस कंपनी देखो जी आग लग गई है स्टॉक में। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बताओ, अब आग लग गया तो हम पैसे देंगे ही, बताओ जी कहां पर आग लगी है? इसने कहा चलो कंपनी के ऑफिस में, चलो कंपनी के गोडाउन में। नहीं नहीं, उन्होंने कहा रुक रुक रुक, तूने कहा आग लगी है, मगर अब तो ले जा रहा है कंपनी के गोडाउन में। आग तेरे स्टॉक में लगी है या कंपनी के स्टॉक में लगी है? इसने कहा कमाल कर दी बात, मैं ही तो कंपनी का मालिक हूं, मैं ही तो कंपनी का ओनर हूं, मैं ही तो कंपनी का मेंबर हूं, तो मेरा ही स्टॉक हुआ ना, मेरे स्टॉक और कंपनी के स्टॉक में फर्क कैसे हुआ? बेटा यहीं पे तो तू गड़बड़ कर रहा है। तू अलग है, कंपनी अलग है। तेरे पास अगर तू और तेरी फैमिली के पास अगर लगभग सारे शेयर्स भी हैं, तो भी तू अलग है, कंपनी अलग है। तूने इंश्योरेंस किसका लिया? अपने नाम पर। आग कहां लगी है? कंपनी के स्टॉक में। तो फिर तूने अपने नाम पे इंश्योरेंस लिया, आग कंपनी के स्टॉक में लगी है, तो तुझे क्लेम कहां से मिलेगा? तू कह नहीं सकता, तू ये नहीं कह सकता कि कंपनी का स्टॉक मेरा ही है क्योंकि मैं कंपनी का मालिक हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी का केस था। अब आपने केस के फैक्ट्स नहीं लिखने हैं, आपने केवल लिखना है मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इट वाज हेल्ड दैट। अब आगे, द इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लाइबल टू हिम एज अ शेयर होल्डर, as no shareholder has a right to claim any property owned by the company, and for he has no legal or equitable interest in them। ठीक हो गई इतनी बात? 4 की जगह 10 लिख दो, 10 ही हैज नो लीगल इक्विटेबल इंटरेस्ट इन देम। बताइए कोई भी दिक्कत यहां तक? मुझे बस 1 मिनट दोगे, बस 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड में आ रहा हूं।
कहते हैं आपने जैसे नोट्स में कंक्लूजन लिखवाया था वैसे ही लिखना है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अपनी जिंदगी में मजे नहीं लेने कि अब नया चीज याद कर लूं। जो मैंने कॉपीज में लिखवाया है वही का वही लिखना है। ये उनके लिए करवा रहा हूं जो मुझसे नहीं पढ़े और फिर रिवीजन क्लास देख रहे हैं, तो वो ये भी देख सकते हैं, या फिर अपना स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं, या फिर जिस भी टीचर से किया है वो भी देख सकते हैं। बट जो मुझसे पढ़े हुए हैं, जो नोट्स में लिखवाया हुआ है, बस वही पढ़ना है और अपनी जिंदगी में मजे नहीं लेने हैं। ठीक है, आगे अगला देखिएगा। अब जब भी तुम्हारे से सेपरेट लीगल एंटिटी का केस पूछा जाए तो फिर आपने मकोरा का जजमेंट लेना है। बट कई बार ऐसा होगा कि आपसे ना वो पूछेगा कि डिफाइन द कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील के बारे में अगर पूछे तो फिर तुम्हें कंटेंट यही रखना है जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी का है, बट साथ में डिसीजन लिख देना सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। बात समझ गए, जुगाड़ समझ गए। अगर क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट व्हील को डिफाइन करो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, विद हेल्प ऑफ केस लॉ, तो आपने शुरुआत उसी एक्सप्लेनेशन से करनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, और फिर सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी का केस लॉ लिख देना है। अब जब अगर ऐसा आ जाए कि कॉर्पोरेट व्हील को डिफाइन करो विद द हेल्प ऑफ एन केस लॉ, तो यहां पर हो सके तो सैलोमन के फैक्ट ऑफ द केस भी आप लिख सकते हो। केस के फैक्ट्स भी यहां लिखे हुए हैं, मैंने समझाए हुए हैं कॉपीज में भी बहुत डेप्थ में। दोबारा बोल देता हूं, सैलोमन नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था इंग्लैंड के अंदर, जो कि एक शू कंपनी चलाता था। इसका जो शू कंपनी का बिजनेस था उसे टेक ओवर कर लिया, इसी ने कंपनी बनाई बाय द नेम ऑफ सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसमें सैलोमन था, उसकी वाइफ थी, यानी कि सैलोमन एंड उसकी फैमिली थी, एंड हिज फैमिली। लो जी, हिज फैमिली, फैमिली को याद मत करना, वाइफ थी, कौन थे, क्या था, एंड हिज फैमिली, बस। अब सैलोमन का जो शू बिजनेस था वो कंपनी ने टेक ओवर किया था 30,000 पाउंड्स में। मैंने फिगर्स भी अपने एग्जांपल्स में यही रखी हैं अगर आपको ध्यान हो तो। फिर उसके बाद कहता है जी $20,000 पाउंड्स तो फिर आपको मिल गए थे किसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल की फॉर्म में, और 10,000 पाउंड्स के डिबेंचर्स खड़े हो गए थे जो कि सैलोमन के नाम थे। अब देखो, शेयर होल्डर कौन, सैलोमन एंड फैमिली, डायरेक्टर्स कौन, सैलोमन एंड फैमिली, डिबेंचर होल्डर कौन, सैलोमन एंड फैमिली। बट कंपनी का बिजनेस जो है वो डूबने लगा, और एक साल के अंदर अंदर कंपनी का जो हालत थी वो इतनी ज्यादा खराब हो गई कि कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ गई और लिक्विडेशन में चली गई। वाइंडिंग अप में कंपनी के एसेट केवल 6,000 पाउंड ही रिकवर कर पाई। अब 6,000 पाउंड्स में से किसको पेमेंट करोगे? उस वक्त क्रेडिटर भी खड़े हुए थे 7,000 पाउंड के, और 10,000 का डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होनी थी जो कि सैलोमन था। तो अब किसको पहले पेमेंट होगी? क्रेडिटर को जो कि अनसिक्योर्ड थे, या सैलोमन जो कि डिबेंचर होल्डर है और सिक्योर्ड है, तो किसको पहले पेमेंट होगी? अब लॉ कहता है सिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स होते हैं, सिक्योर्ड मतलब जिनको बदले में लोन देने के बदले में कुछ सिक्योरिटी मिली हुई है, उनको पहले पेमेंट होती है। परंतु ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का कहना था कि ये तो बदतमीजी है भाई। डायरेक्टर सैलोमन, मेंबर सैलोमन, डिबेंचर होल्डर सैलोमन, जहां देखो वहीं सैलोमन सैलोमन, और पेमेंट भी ले जाए सैलोमन। वाह, ऐसे थोड़ा ना होता है। लॉ ने कहा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मेरी बात ध्यान से सुनो, सैलोमन अलग व्यक्ति है, कंपनी अलग व्यक्ति है। यहां सैलोमन ने कोई फ्रॉड नहीं किया कि मैं कॉर्पोरेट व्हील को गिरा दूं ना, यहां तो चांस की बात है कि कंपनी का बिजनेस डूब गया, और जब कंपनी का बिजनेस डूब गया तो इसका मतलब है सैलोमन अलग व्यक्ति है, तो वो कंपनी अलग व्यक्ति है। तो कंपनी लॉ के मुताबिक पहले पेमेंट क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलती है, इसलिए पहले तो पेमेंट डिबेंचर होल्डर ही लेके जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? कॉर्पोरेट व्हील का। तो इट वाज हेल्ड दैट कंपनी हैड बीन वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट हैड एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, देयरफॉर मिस्टर सैलोमन वाज एंटाइटल्ड टू बी पेड हिज ड्यूज फर्स्ट एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? कृष्णा मुझे वही मेल रीफॉरवर्ड कर, लिख अनचेक्ड, वही मेल फॉरवर्ड करियो। त्रिपुरारी टेस्ट फाउंडेशन का ही था ना? बढ़ सकते हैं। तो ये हमने पहला फीचर खत्म किया।
अब आते हैं दूसरे फीचर पर, परपेचुअल सक्सेशन, जो कहता है कि कंपनी कभी मरती नहीं, कंपनी चलती रहेगी। यानी कि अगर कंपनी के किसी मेंबर की डेथ हो जाए तो उसके शेयर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाएंगे, और कंपनी के अगर सभी के सभी मेंबर की डेथ हो जाए तो सभी के शेयर्स उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि कंपनी कभी नहीं मरेगी, कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है जी, तो इसे क्या कहते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। आगे, सेपरेट प्रॉपर्टी क्या होता है? राम गोयल साहब या तो क्लास शुरू से बैठ के अटेंड किया करो, नालायक। हाँ जी, सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है और कंपनी को बनाने वालों की प्रॉपर्टी अलग है। जैसे मकोरा का एग्जांपल दिया। नेक्स्ट 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 कॉमन सील। क्या मैं कह सकता हूं कॉमन सील आज के डेट में होना मैंडेटरी है? नहीं, कॉमन सील होना मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, ऑप्शनल है। यानी कि कंपनी के पास कॉमन सील हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। एक जमाना था 2015 से पहले जब कॉमन सील होना मैंडेटरी होता था, यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते थे जहां पर कंपनी कॉमन सील लगानी पड़ती थी। पॉन्ड केस में लिखना जरूरी है। अरे यार ये क्वेरी है, नालायक, लिख देगा तो दिक्कत है क्या? ये क्वेरी, अबे ढंग की चीजें पढ़। ये कैसे कैसे क्वेरी आ रही है? मतलब ऐसे होते छोटे छोटे बच्चों ना 6-6 महीने के, वो ऐसी क्वेरी पूछेंगे, नालायक बताओ। ये तो यहां पर रिवीजन चल रही है टेक्निकल, ये ऐसी क्वेरी लेके आते हैं। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे नारायण, ये क्या है? हाँ जी, एक वो देखो कृष्णा गुप्ता लाइव क्लास में, सर हैव यू रिसीव्ड? हाँ रिसीव्ड। मैं पढ़ा थोड़ा ना रहा हूं, मैं तो रिसीव्ड मेले देख रहा हूं। यार तुम इंसान हो चुटकुले हो, नालायकों, यहां ध्यान दो। कॉमन सील कहता जी देखो, तो यानी कि कॉमन सील होना मैंडेटरी नहीं है, कॉमन सील होना ऑप्शनल है। अच्छा, इसका मतलब कॉमन सील हो भी सकती है? हाँ हो भी सकती है। अगर तो कॉमन सील है तो जिस भी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील चाहिए होती थी पहले, उस पर कॉमन सील लगा देना। बट अगर कॉमन सील नहीं है तो जिन डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील होती थी वहां पर आप सिग्नेचर्स करवा लेना। अच्छा, सिग्नेचर्स किसके सिग्नेचर्स? पढ़िएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द डॉक्यूमेंट विच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कॉमन सील विल बी रिक्वायर्ड टू बी सो डन। यानी कि जिन डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सील होती थी, अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो आज भी उन डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगा देना, अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो। अच्छा, कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं सर जिनके ऊपर कॉमन सील होती है? वो आपके लिए सिलेबस में तो नहीं है, बट फिलहाल मैं एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, अगली बात, अगर मान लीजिए कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो फिर इसमें कंपनी उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देना, किसके? 2 डायरेक्टर्स के साइन कर लेना, या फिर एक डायरेक्टर, अ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी के साइन करवा लेना, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो। बस क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर तो कॉमन सील है तो जिन डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील होनी चाहिए वहां पर कॉमन सील लगाना, बट अगर कॉमन सील नहीं है तो जिन डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील होनी चाहिए वहां पर 2 डायरेक्टर के या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन ले लेना। बढ़ सकते हैं? चले, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कॉमन सील क्या होता है? ये कंपनी का एक सिग्नेचर्स होता था, ऑफिशियल सिग्नेचर। वो क्लासेस के अंदर बताया भी था कि मतलब वो स्टैंप होती है एक तरीके की जो कंपनी की तरफ से लगाई जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब जितने उसने शेयर्स लिए हैं वहां तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैंने 10,000 शेयर्स लिए हैं किसी कंपनी के और हर शेयर 10 रुपए का है, तो बताइए मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है? हाँ जैस्मिन, इसको लिख लेना, ये पॉइंट जो ब्लू में है ना इसे लिख लेना, ये मैं शीट अभी अपलोड कर दूंगा आपके पास। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लिमिटेड लायबिलिटी, मेरे पास 10,000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 10, 10,000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 10,
मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो सकती है? मैं कह सकता हूं 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 इज इक्वल टू ₹1,00,000। अच्छा, क्या कंपनी के ऑफिसर्स मुझे ऐसा कह सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर के पोपली भाई कंपनी को बहुत पैसे की जरूरत है, थोड़ा और पैसा दे दो? नहीं। किसी भी हालत में जितने मैंने शेयर लिए हैं इनटू नॉमिनल वैल्यू, उससे ऊपर पे करने के लिए मैं लायबल नहीं हूं, चाहे कंपनी फ्रॉड करे, मरे, खप जाए, कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट लायबल। तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड होगी जब तक वो फुली पेड अप नहीं बन जाते। ठीक है जी। फिर अगला पॉइंट कहता है कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। देखो जी, मैंने कहा कंपनी अपने नाम पे एसेट्स रख सकती है, ठीक है। कंपनी किसी और को स्यू भी कर सकती है, कोई और कंपनी को स्यू भी कर सकता है, यस। कंपनी को क्या चाय पानी की जरूरत होती है? कंपनी को क्या प्यास लगती है? नहीं, वो एक नेचुरल पर्सन को लगती है। कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ध्यान रखना। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि उसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है, ये लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। एंड इसलिए इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथ विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, बट इसके पास राइट्स सभी होते हैं इंडिविजुअल के, तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहलाती है कंपनी। क्या कहती है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। चलिए आगे बढ़े। लो जी, हमारी अगली डेफिनेशन आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। देखो जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइन है। सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये सेक्शन याद कर लेना। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। अच्छा, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस है? टोटल मिला के 3 रेस्ट्रिक्शंस है। पहला रेस्ट्रिक्शन पहली कहती है रेस्ट्रिक्ट करेगी ये कंपनी क्या? द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी, यानी कि इस कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन होगी। रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। वर्ड रेस्ट्रिक्ट का मतलब है कि वो शेयर ट्रांसफर हो तो सकते हैं बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो वो शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? तो दोबारा बोलता हूं, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि उनके शेयर्स के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन होती है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि वो शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस जो कि कंपनी के आर्टिकल में लगाई जाती हैं। चलिए उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल में अगली रेस्ट्रिक्शन होती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 200। बट जब ये 200 के मेंबर काउंट 200 की हम काउंटिंग करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात क्या है कि 200 की काउंटिंग में अगर कोई जॉइंट मेंबर आ गया तो जॉइंट मेंबर को सिंगल मेंबर काउंट किया जाता है, यानी कि जॉइंट मेंबर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सिंगल मेंबर। यानी कि अगर मिसेस राम के साथ जॉइंटली कंपनी के 10,000 शेयर होल्ड करता है तो कंपनी के कितने मेंबर हो गए? 1 मेंबर हो गया। राम एंड मिसेस राम जॉइंटली हेल्ड 10,000 शेयर तो कंपनी का 1 मेंबर हुआ। एक बात समझ गए? अगली बात फिर उसके बाद कहता है कि वो लोग जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हैं, फिर वो लोग जो कंपनी की आज की एम्प्लॉयमेंट नहीं, आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट में नहीं है बट पहले एम्प्लॉयमेंट में थे, परंतु आज भी मेंबर आज भी हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्स एम्प्लॉयज हुवर मेंबर, तो वो shall not be included in the number of the member। उन्हें मेंबर की काउंटिंग में 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। दोबारा बोलो, किस किस को काउंट नहीं किया जाएगा? जॉइंट मेंबर को सिंगल मेंबर गिना जाएगा। वो लोग जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हैं और जिन्होंने शेयर ले रखे हैं वो काउंट नहीं होंगे। वो जो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे परंतु आज भी मेंबर हैं, पहले एम्प्लॉयमेंट में थे यानी कि आज नहीं है, एक्स एम्प्लॉयज, बट जो आज की डेट में भी शेयर लेके बैठे हुए हैं उन्हें भी 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक हो गई थी बात? और आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंपनी का फीचर है कि कंपनी प्रोहिबिट करेगी। प्रोहिबिट वर्ड का मतलब होता है कि सख्त मना है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। कंपनी तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तुम इनविटेशन नहीं दे सकते। अच्छा, किसको नहीं दे सकते? पब्लिक को। तुम आम जनता को इनविटेशन नहीं दे सकते, क्या कहते हुए कि आइए 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 और अप्लाई कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए मेरी सिक्योरिटीज के लिए।
यानी कि क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आम जनता को बुला सकती है कि आइए 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 और मेरी कैपिटल के लिए या मेरे शेयर या डिबेंचर के लिए सब्सक्राइब कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए? नहीं। तो यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर आम जनता को इशू नहीं हो सकते। अब सवाल अगला उठा कि बताइए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल फिर कैसे बनती है? हाँ जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल कैसे बनती है? केवल और केवल और केवल प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केवल प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। ये कभी भी पब्लिक के पास जाकर नहीं कह सकती कि आइए और मेरे शेयर्स के लिए अप्लाई कीजिए। क्लियर हो गई इतनी बात? अगली मेरे पास डेफिनेशन आती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है? बड़ी प्यारी सी पुच्ची सी डेफिनेशन है जो कहती है पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है। अरे रे रे रे। फिर उसके बाद कहता है हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन। इसमें वो प्राइवेट कंपनी भी आती है जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। यानी कि अगर एक्स प्राइवेट लिमिटेड, अगर ये सब्सिडरी है एक्स लिमिटेड की, वाई लिमिटेड की, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसे, हालांकि है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट इसे मैं क्या कहूंगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी ट्रीट करूंगा। यस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के होने के बावजूद मैं इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में ट्रीट करूंगा। किसको? एक्स प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है जी। अब अगला सवाल उठा कि सर ये जब बनी तो प्राइवेट लिमिटेड थी। मैंने कहा हाँ, मगर आप इसे पब्लिक मान रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो फिर सवाल उठा कि जो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में हमने 3 रेस्ट्रिक्शंस पढ़ी, क्या वो 3 रेस्ट्रिक्शंस इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे अप्लाई होंगी या नहीं होंगी? अब लॉ इस बारे में कहता है जी देखो, वो 3 रेस्ट्रिक्शंस के लिए तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रहेगी, उन 3 रेस्ट्रिक्शंस के लिए। बट उसके अलावा बाकी और पूरे के पूरे कंपनी लॉ के लिए ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी मान ली जाएगी। बोलो ना हाँ। समझ आया? तो इसका मतलब कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, मैं उसे क्या मानूंगा? पब्लिक कंपनी ही मानूंगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कैन कंटिन्यू टू बी अ प्राइवेट कंपनी बाय इट्स आर्टिकल। यानी कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, मैं उसे पब्लिक कंपनी ही मानूंगा, परंतु अपने आर्टिकल के द्वारा वो प्राइवेट कंपनी ही रहेगी। अपने आर्टिकल के द्वारा वो प्राइवेट कंपनी ही रहेगी। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। देखो जी, हर पब्लिक सेक्शन याद नहीं करना, ये भी समझ नहीं आया ये? अरे यार, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, मैं उसे पब्लिक कंपनी मान रहा हूं, परंतु जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, उन 3 रेस्ट्रिक्शंस के लिए ये प्राइवेट कंपनी ही रहेगी। इसका मतलब है, क्या इसके शेयर्स के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन रहेगी? हाँ जी। क्या इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं जी। क्या ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर के लिए? बिल्कुल नहीं जी। मगर बाकियों के लिए, बाकी सब चीजों के लिए क्या मानी जाएगी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। परंतु जो आर्टिकल की 3 रेस्ट्रिक्शन जो हमने सेक्शन 2 क्लॉज 68 में पढ़ी, उन तीनों रेस्ट्रिक्शंस के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बाकी सब के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बताइए जी, अब कोई दिक्कत? चलिए, अब हमारा टॉपिक आता है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है? देखो जी, अभी हमने कॉर्पोरेट व्हील का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कृष्णा गुप्ता, शायद तुमने क्लासेस नहीं ली कहीं से, वो तभी ऐसी क्वेरी आ रही है। बड़ा ही बेसिक सी क्वेरी आ रही है, बड़ी बेसिक सी क्वेरी आ रही है ये। हाँ जी, कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे ही कंपनी का जन्म होता है, कंपनी का जन्म होते ही कंपनी एक अलग व्यक्ति बन जाती है और उसको बनाने वाले मेंबर एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं, या प्रमोटर्स एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। बट इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील। कंपनी अलग है, बनाने वाले अलग है, और जिसमें हमने केस लॉ भी पढ़ा, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का।
बट देर आर सर्टन सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर इस कॉर्पोरेट व्हील को हमें गिराना पड़ता है। अब वो कौन सी सिचुएशन है जब इस कॉर्पोरेट व्हील को गिराना पड़ता है? वो सभी परिस्थितियां जब कॉर्पोरेट व्हील को गिराया जाता है, दे आर कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। तो वो परिस्थितियां जहां पर इस कॉर्पोरेट व्हील को हटाया जाता है और कंपनी और उसको बनाने वालों को एक मान लिया जाता है, दे आर कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। अच्छा, अब कंपनी कि कॉर्पोरेट व्हील को कब कब लिफ्ट किया जा सकता है? पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। जब जब आपको यह डर होता है कि आपके देश की कंपनियों में विदेशी दुश्मन ने हस्तक्षेप कर लिया है, कैपिटल लगा दी है, तब तब आप कॉर्पोरेट व्हील को गिरा सकते हो। जैसे हमारी एक कंपनी हुआ करती थी, अब लिक्विडेशन में चली गई है, नाम था जेट एयरवेज। अब जेट एयरवेज में 92 में जब बॉम्ब ब्लास्ट बॉम्बे के अंदर हुए थे, तो हमारे को शक उठा था कि जेट एयरवेज में जो पैसा लगा हुआ है दाऊद इब्राहिम ने लगाया हुआ है। दाऊद इब्राहिम जो हमारे देश का दुश्मन था, अब उसने हमारे देश की कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। तो फिर जैसे ही ये बात निकली तो फिर हमने कॉर्पोरेट व्हील को उठाया और हमने जेट एयरवेज की कॉर्पोरेट व्हील को उठा के देखा कि ये पैसा कहां से आया हुआ है। तो पता लगा कि कंपनी में पैसा लगाया है दुबई के इन्वेस्टर्स ने, यानी कि दुबई का एक इन्वेस्टर्स था जिसने जेट एयरवेज में पैसा लगाया था, परंतु वो दाऊद इब्राहिम नहीं था। ये तो इंडिया का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है ना, बट इसके लिए कोई केस लॉ नहीं है। बट आपको केस लॉ कौन सा याद करना है? ये डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी लिमिटेड। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जिस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और इंग्लैंड, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन, जानी दुश्मन हुआ करते थे। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। अब हुआ क्या, अब ये कंपनी थी कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी लिमिटेड। इन्होंने डाइमलर कंपनी लिमिटेड को माल बेचा। डाइमलर लिमिटेड ने माल खरीदने के बावजूद भी पेमेंट नहीं की। अब पेमेंट नहीं की, कॉन्टिनेंटल टायर ने प्रेशर डाला कि भाई पेमेंट कर, तो बदले में डाइमलर ने ही कॉन्टिनेंटल पे केस कर दिया। ये भी अजीब बात है, यानी कि जिसने पैसे देने हैं वही केस कर रहा है। जज ने कहा भाई इतना कॉन्फिडेंस, कमाल हो गई बात। डाइमलर ने कहा सर आएगा ही ना कॉन्फिडेंस। अब देखो ना, हम इंग्लैंड के रहने वाले हैं मगर ये कंपनी में जर्मन्स हैं, जर्मन्स। सर जर्मन्स हमारी कंपनी में घुस आए हैं हमारे देश में। जज ने कहा हे मत जे, मुझे दिखाओ। अब कॉन्टिनेंटल टायर की पूरी कॉर्पोरेट व्हील को उठाया गया तो पता लगा कंपनी के एक को छोड़कर बाकी सारे डायरेक्टर्स जर्मन, कंपनी के एक को छोड़कर बाकी सारे शेयर होल्डर जर्मन, यानी कि यहां तो जर्मनी पैसा लगा के बैठा था। ये तो दिक्कत थी क्योंकि मेरे देश की कंपनी में दुश्मन पैसा लगा चुका था। तो कॉर्पोरेट व्हील को दुश्मनों का पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट व्हील को गिराया जा सकता है। यस, ये केस का रेफरेंस देना जरूरी है, डाइमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी लिमिटेड। फिर सेकंड है फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेवेन्यू। बेनिफिट ऑफ द रेवेन्यू, फॉर एग्जाम्पल कई बार कंपनी बनाने का उद्देश्य क्या होता है? केवल टैक्स को बचाना। फॉर एग्जाम्पल अब एक जमाने में 1915 के अंदर अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में एक कानून बनाया हुआ था इनकम टैक्स का, जो कहता था कि अप टू 10,000 रुपए कोई टैक्स नहीं लगेगा और 10,000 रुपए एक से लेकर मान लीजिए फर्दर जितनी भी होगी आपकी इनकम उस पर हम 10% का टैक्स लगाएंगे। अब मान लीजिए ऐसा था कुछ, मान लीजिए अब यहां पर हमारे कैलकाटा में एक बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे जिनका नाम था मानिक जी पैटेट। मानिक जी पैटेट ने क्या किया कि ये 10,000 का फायदा 4 बार लेने की कोशिश की और 4 कंपनीज खोल दी। ये चारों कंपनियां और कुछ भी नहीं करती थी, केवल खोली गई थी टैक्स का फायदा उठाने के लिए, ताकि हर कंपनी 10-10 हजार रुपए बचा सके टैक्स में, क्योंकि हर एक चार बार 10,000 की एग्जाम्शन मिलेगी। वैसे नॉर्मली 10,000 की एग्जाम्शन एक बार मिलनी थी, अब 4 कंपनियां खोल दी तो 4 बार एग्जाम्शन मिल जाएगी। अब क्योंकि कंपनी बनाने का उद्देश्य केवल एक है, वो क्या? टैक्स को बचाना। तो जब जब कंपनी बनाई जाएगी किस लिए? टैक्स को चुराने या बचाने के लिए, तब तब कॉर्पोरेट व्हील को गिराकर सारी कंपनियों को एक मान लिया जाएगा। ये कौन सा जजमेंट है? सर दिनशॉ मानिक जी पैटेट का, दिनशॉ मानिक जी पैटेट का। ठीक हो गई थी बात? चलिए तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ द सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट। अब इसका मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल मान लीजिए पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी उत्तर प्रदेश के अंदर 10 एकड़ की जमीन है
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम लागू किया कि कोई भी कंपनी 10 एकड़ से ज्यादा की जमीन नहीं ले सकती। अब 10 एकड़ की जमीन थी मेरे पास ऑलरेडी, मैं पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड 10 एकड़ की जमीन रख चुकी थी। अब 10 एकड़ से ऊपर की जमीन नहीं हो सकती थी, परंतु मुझे फिर भी लेनी थी। तो मैंने क्या किया, पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी खोल दी और उस सब्सिडरी में अगले 10 एकड़ की जमीन ले ली। क्या ये गलत नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसलिए लॉ कहता है कि जहां कंपनी खोलने का उद्देश्य केवल लॉ को दगा देना है, यानी कि जहां कंपनी बनाई गई है केवल एजेंट के रूप में, एक्चुअल में काम तो पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने करना है, तो फिर वहां पर कॉर्पोरेट व्हील को गिराकर सारी कंपनियों को सेम मान लिया जाएगा। तो इसलिए केस हुआ था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का। एक क्वेरी आई है कि सर मानिक जी पेटेंट में केस के फैक्ट लिखने हैं, जो कॉपीज में लिखवाया हुआ है वो लिखना है। आप समझ गए, बार बार ये पॉइंट रिपीट करना सही नहीं रहेगा, तो इसलिए आप समझ जाओ प्लीज, जो कॉपी में लिखवाया वो लिखना है। ठीक है, आगे चलिए। तो मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का केस, जहां पर कंपनी एक और कंपनी बनाती है, किस लिए? ताकि एक और लाइसेंस ले सके। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के नाम पर जितने लाइसेंस मिलने थे सारे मिल चुके थे। अब ये ज्यादा लाइसेंस नहीं ले सकती थी, एक कंपनी को एक ही लाइसेंस मिलता था, ये अपने नाम पर ले चुकी थी, इसने एक और कंपनी खोली ताकि एक दूसरा लाइसेंस भी लिया जा सके, ये गलत था। तो इसलिए कॉर्पोरेट व्हील को गिरा दिया गया। कोई दिक्कत? तीसरा, अवॉइडेंस ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन। अब एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था एसोसिएशन रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये कंपनी ने क्या बेवकूफी की, हमारे देश में ना उस टाइम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आया था। जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कहता था कि अगर आपके 20 एम्प्लॉयज हैं, अगर आपके 20 एम्प्लॉयज हैं तो आपके ऊपर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लग जाएगा। अगर आपके 20 एम्प्लॉयज हैं तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा। ये कौन कहता था? हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कहता था। अब इस कंपनी ने क्या किया, 3 कंपनियां बना ली, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3। पहली कंपनी में रखे 8 एम्प्लॉय, दूसरे में रखे 6 एम्प्लॉय, तीसरे में रखे 6 एम्प्लॉय, और ताकि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की लायबिलिटी बने ना। ये तो गलत है। क्या ये गलत नहीं है? गलत है। यानी कि बोनस एक्ट की लायबिलिटी को चुराने के लिए आपने अलग अलग कंपनियां बना ली हैं। तो इसको देखते हुए जो वर्कर्स थे, वर्कर किसके? एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री, ये इन्होंने इस कंपनी पे केस किया और केस का नाम क्या बना? वर्कर्स ऑफ एसोसिएशन रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएशन रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक हो गई थी बात? तो कॉर्पोरेट व्हील को गिरा दिया गया। यहां पर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉड और मिसकंडक्ट के केस में भी कॉर्पोरेट व्हील को गिरा दिया जाएगा। हाँ, जैसा कि केस हुआ था गिलफर्ड मोटर्स में वर्सेस हॉर्न में। अब यहां हुआ क्या था, ये कंपनी थी गिलफर्ड मोटर्स लिमिटेड और इसके एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे जिनका नाम था हॉर्न। अब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर आप कभी भी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट छोड़ोगे तो आप कभी भी कंपनी के किसी कस्टमर को कॉल करके बुलाओगे नहीं अपने पास। हॉर्न ने कहा ठीक है। अब हॉर्न ने एक कंपनी खोली एच लिमिटेड, जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं था एक्टिवली, बट पीछे से था। एक्टिवली इन्वॉल्व थी इसकी वाइफ इन्वॉल्व थी। ये कंपनी गिलफर्ड मोटर्स के क्लाइंट को कॉल कर करके अपने पास बुलाती थी। अब गिलफर्ड मोटर को जब इस बात का पता लगा तो उसने केस कर दिया हॉर्न पे। हॉर्न को जब कोर्ट में पेश किया गया तो हॉर्न ने कहा सर मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एच लिमिटेड में मेरा कोई लेना देना नहीं है। जज ने कहा हमारे मत्थे पे लिखा तो है नहीं कुछ, बेशक तेरा लेना देना नहीं है मगर तेरी वाइफ तो इन्वॉल्व है। यानी कि कंपनी खोलने का उद्देश्य फ्रॉड करना है, किसके साथ? गिलफर्ड मोटर्स के साथ। तो ये तो गलत है, तो ये गलत है। तो इसलिए कॉर्पोरेट व्हील को गिराया गया और कहा गया कि तू और ये कंपनी दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हो, और ये कंपनी केवल नाम मात्र के लिए है, रियल में तो सारा काम तू ही कर रहा है। ये कंपनी तो केवल एक शैम है या फिर एक मियर क्लॉक है, मतलब नाम मात्र है, एक्चुअल में तो सब तू ही है ना भाई। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। अब आपको क्या करना है, 2 काम करने हैं। वो क्या? एक तो इस असाइनमेंट में जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं या जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं
वो सारे क्वेश्चन आपको अभी लिख के नहीं देखने, ये लिख के नहीं देखने, ये केस स्टडीज को अपने आप सॉल्व करके देखना है कि सॉल्व कर पा रहे हो। उसके बाद अब आ जाइएगा अपनी केस स्टडीज पर, अपनी केस स्टडीज पर आ जाइएगा। आज रात को आपका फाउंडेशन का टेस्ट अपलोड हो जाएगा और फाउंडेशन का टेस्ट का टॉपिक क्या था? अब से 2 टेस्ट होंगे हफ्ते के, इंडेमिनिटी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, इंडेमिनिटी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टेस्ट आज रात को अपलोड हो जाएगा। ठीक है, पढ़िएगा, अपनी केस स्टडीज पर आ जाइएगा। आज जो केस स्टडी मैं होमवर्क में दे रहा हूं लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी कृष्णा कर सकते हो। अब जल्दी जल्दी टेस्ट सबमिट करने पड़ेंगे, यानी कि क्योंकि हफ्ते में 2 टेस्ट होने हैं, तो मतलब आज जो टेस्ट होगा वो मैक्सिमम कल रात तक सबमिट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मतलब वो कहते हैं ना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ये एक बार अच्छे से सॉल्व करेंगे, और अगर ना सॉल्व हो तो मुझे बताना, कल मैं सॉल्व कराऊंगा, नहीं तो। बट एक बार ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 6 को, बहुत अच्छे से ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। लिख के नहीं देखना, केवल क्वेश्चन को पढ़ के आंसर्स को मैच करना है। लिख के तो वो देखना है जो मैं टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, लो जी, अगर किसी में दिक्कत आए तो मुझे बताना। चलिए जी, तो अब हम मिलेंगे कल कंपनी लॉ पे हमारा अगला चैप्टर जो हमारी बुक में है वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी मटेरियल के मुताबिक कल हम चैप्टर करेंगे टाइप्स ऑफ द कंपनी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।